वेलकम टू ऑल। जैसा मैंने कल बोला था कि हम आज स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड की, और एक स्पेशल प्रॉपर्टी, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एनाइसोट्रोपी की, जिसके हिसाब से हम क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स को सेपरेट करते हैं। सॉलिड की जनरल प्रॉपर्टीज़ हम लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं। सॉलिड्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ जो हमें सबको पता हैं वो हैं, सॉलिड्स में डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स की एनर्जी कम होती है, ये अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं और अपनी फिक्स पोजीशन के अराउंड सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स में इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस कम होते हैं, रिजिड होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ सॉलिड्स में ज़्यादा होती है, सॉलिड्स फ्लो नहीं करते, सॉलिड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह शेयर फोर्स लगाने से फ्लो नहीं करते, सॉलिड्स डिफ्यूज़ नहीं करते, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे अपने आप नहीं जाते हैं, और सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हमने लोअर क्लासेस में पढ़ी थी। यहाँ पर हम सॉलिड्स के एटम्स के अरेंजमेंट की बात करेंगे कि सॉलिड में एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस किस तरह से अरेंज हैं। हम सॉलिड की प्रॉपर्टी की बात करेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर अगर हम डिफाइन करें तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है सॉलिड्स में एटम्स के अरेंजमेंट का एक सेम पैटर्न होना पूरे सॉलिड के मास में। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, हमने सपोज कीजिए सॉलिड के मास में एक छोटी सी यूनिट क्यूबिकल यूनिट ली। हम देखते हैं कि किसी गिवन सॉलिड में 8 एटम इस क्यूब के किनारों पे हैं। 2 एटम मैंने दिखा दिए हैं, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब अगर हम सॉलिड का कोई भी पार्ट लें तो उसमें 8 एटम इसी तरह से क्यूब के किनारों पर ही होंगे। हमने राइट में एक क्यूब बनाया और इस क्यूब में अगर हम देखें तो 4 एटम पिछले वाले क्यूब से शेयर किए गए और 4 और एटम आ गए। और हम राइट में क्यूब इस तरह से बना सकते हैं। हम इसी तरह के क्यूब जो है वो स्टार्टिंग क्यूब से लेफ़्ट में बना सकते हैं। इसी तरह के क्यूब जो है वो हम स्टार्टिंग क्यूब से नीचे की तरफ बना सकते हैं। इसी तरह के क्यूब हम स्टार्टिंग क्यूब से ऊपर की तरफ बना सकते हैं, आगे की तरफ भी बना सकते हैं और पीछे की तरफ भी बना सकते हैं। अगर हम देखें तो सॉलिड के मास में कहीं पर भी एटम्स जो हैं वो इसी तरह से अरेंज होंगे एक गिवन क्यूब के किनारों पर। याद रखने वाली बात यह है कि किसी सॉलिड में एटम का अरेंजमेंट सेम होता है, डिफरेंट सॉलिड्स में एटम्स का अरेंजमेंट सेम होना जरूरी नहीं है। किसी दूसरे सॉलिड में हो सकता है क्यूब के किनारों पे भी हों, क्यूब के फेस सेंटर पे भी हों, बॉडी के अंदर भी कुछ एटम्स हों, लेकिन एक गिवन सॉलिड में एटम्स के अरेंजमेंट का पैटर्न सॉलिड के पूरे मास में सेम रहता है। इस बात को हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर के हिसाब से ही हम क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स को अलग करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड होते हैं जिनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। ये सॉलिड्स ट्रू सॉलिड्स या असली सॉलिड, सच्चे सॉलिड कहलाएंगे। एमॉर्फस सॉलिड्स, सूडो सॉलिड्स, ये जो हैं इनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता, इनमें छोटे छोटे शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्वार्ट्ज SiO2 का पॉलीमेरिक फॉर्म, सिलिका की पॉलीमेरिक फॉर्म है, और एक होता है क्वार्ट्ज ग्लास, वो भी SiO2 की पॉलीमेरिक फॉर्म की है। क्वार्ट्ज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो एक सिलिकॉन से 2 ऑक्सीजन एटम नहीं जुड़े होते हैं, बल्कि सिलिकॉन से 4 ऑक्सीजन एटम जुड़े होते हैं और एक ऑक्सीजन से 2 सिलिकॉन एटम जुड़े हुए होते हैं। क्वार्ट्ज में SiO4 4- यूनिट होती है, कुछ इस तरह से। एक सिलिकॉन सेंटर में है, किनारों पर 4 ऑक्सीजन एटम है। SiO4 4-। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके 2D में दिखाना चाहूँ तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल के बेस से थोड़ा सा ऊपर उठा करके मैंने जो है सेंट्राइड से थोड़ा सा ऊपर उठा करके सिलिकॉन एटम रखा, जिसको हम 2D में बेस पे ही दिखा रहे हैं। 3 एटम जो है वो इस ट्रायंगल के किनारे पे रखे। सिलिकॉन इन 3 एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है और एक चौथा ऑक्सीजन इस सिलिकॉन एटम के ऊपर होगा। ये SiO4 4- यूनिट है। रिप्रेजेंटेशन में सिलिकॉन को दिखाने के लिए मैंने ऊपर वाले ऑक्सीजन एटम को हटा दिया है। अब क्वार्ट्ज में क्या होता है? क्वार्ट्ज में सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन से 2 सिलिकॉन जुड़े हुए हैं, सिलिकॉन से
3 और 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं 3 प्लेन में, चौथा ऊपर की तरफ, और ऑक्सीजन से 2 सिलिकॉन जुड़े हुए हैं इस तरह से। और ये अरेंजमेंट पूरे के पूरे क्वाड्स में रिपीट हो रहा है। बड़ी सारी यूनिट्स हैं जो आपस में इसी तरह से जुड़ रही हैं। अब अगर हम देखें तो ये जो SiO4 4- टेट्राहेड्रन है, वो हमने ऊपर एक ग्रीन से राइट में दिख रहा है। SiO4 4- यूनिट्स का अरेंजमेंट देखते हैं। क्वाड्स में SiO4 4- यूनिट्स जो हैं वो रेगुलरली अरेंज्ड हैं, और एक खूबसूरत सा जो है वो अरेंजमेंट मिल रहा है जिसमें सारे SiO4 4- यूनिट्स जो हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में थ्रू आउट द मास ऑफ सॉलिड अरेंज है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है जहाँ पर सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम्स के बीच में रेगुलर पैटर्न है अरेंजमेंट्स का, उनके अटैच होने का। NCERT का डायग्राम है, हमारे डायग्राम से सिमिलर है। सिलिकॉन ऑक्सीजन एटम रेगुलर पैटर्न में है। एमॉर्फस क्वार्ट्ज ग्लास 99% इसमें भी सिलिका है, लेकिन यहाँ पर जो SiO4 4- यूनिट्स हैं ये रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं हो रही। पहले मैंने 5 SiO4 4- यूनिट जोड़ी, अगर हम दूसरे सीक्वेंस में देखें तो हमने 6 जोड़ी हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमने 8 यूनिट्स को एक साथ जोड़ दिया है। इसी तरह से डिफरेंट अरेंजमेंट है। अगर आप देखें तो कहीं पर भी जो अरेंजमेंट हमें पिछली बार क्वाड्स में मिल रहा था वैसा रेगुलर अरेंजमेंट नहीं मिल रहा है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम्स के बीच में रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है एटम्स के अरेंज होने का। NCERT डायग्राम हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है। अमॉर्फस सॉलिड्स में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब एटम्स में रेगुलर अरेंजमेंट तो है लेकिन वो पूरे सॉलिड के मास में नहीं है, छोटे से रीजन्स में है। इन छोटे रीजन्स को हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहेंगे। और हम कहते हैं ये डिफरेंट शॉर्ट रेंज ऑर्डर हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं बल्कि इनके बीच में गैप है, डिसऑर्डर है। और ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ये अमॉर्फस सॉलिड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अमॉर्फस सॉलिड की कुछ और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं उनको अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक सेटल होने का मौका दें तो अमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में। ओल्ड सिविलाइजेशंस, पुरानी सभ्यताओं में, रोमन सिविलाइजेशन में 200 AD का एक ग्लास वेसल था जो मिला। तो उस ग्लास वेसल में ये ऑब्जर्व किया गया कि उस ग्लास वेसल का कुछ पार्ट जो है वो मिल्की हो गया, उसमें जो है वो थोड़ा सा मिल्की अपीयरेंस आ गई। अब ये जो मिल्की अपीयरेंस आई, यहाँ पर मिल्क तो है नहीं, ये जो मिल्की अपीयरेंस आई है ये क्वार्ट्ज के क्रिस्टलाइजेशन की वजह से आई है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 200 AD का ये ग्लास वेसल है। 1800 साल में ये जो है अमॉर्फस क्वार्ट्ज ग्लास जो है वो थोड़ा सा जो है वो क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइज। अमॉर्फस सॉलिड की एक और अच्छी प्रॉपर्टी, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो हम पढ़ते हैं NCERT में मेंशन की हुई है, वो है अमॉर्फस सॉलिड्स फ्लो करते हैं और इस वजह से ये अपनी प्रॉपर्टीज़ में लिक्विड से रिसेंबल करते हैं। पुरानी बिल्डिंग्स, ये बिल्डिंग क्यूपलॉब नाम की एक जगह है, वहाँ पर विंडो पेन्स जो हैं वो हमने ऑब्ज़र्व किए कि वो बॉटम में जो है उनमें थिकनेस आ गई है। विंडो पेन्स जो हैं वो बॉटम पे जो है वो क्या हो गए हैं, थोड़े थिक हो गए हैं, डिस्टॉर्ट हो गया है शेप। हम कहते हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्लास फ्लो करता जाता है और बॉटम पे ग्लास के पार्टिकल्स, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे और इस वजह से थिकनेस आ जाएगी। 1830 की ये जो है वो बिल्डिंग है जिसकी फ़ोटो हम देख रहे हैं। अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ पे डिफरेंस की बात करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में सेम अरेंजमेंट है एटम्स का, इस वजह से शार्प और वेल डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट है। कोई भी एटम, उसके सराउंडिंग के एटम सिमिलर हैं, सराउंडिंग के एटम सिमिलर हैं, नंबर ऑफ एटम सेम है, उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्सेस सेम है। तो जब हम ब्रेक करेंगे टेम्परेचर बढ़ा करके एक तरह के इंटरेक्शन को, तो वही टेम्परेचर, वही थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी सॉलिड के पूरे मास के इंटरेक्शंस को ब्रेक करने के लिए। इसलिए किसी गिवन टेम्परेचर पे पूरा का पूरा सॉलिड जो है वो मेल्ट कर जाएगा। शार्प वेल डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट। अब सारा का सारा जो है मेल्टिंग एक साथ हो जाती है, इसलिए हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो है वो एक डेफिनेट वैल्यू होगी हीट ऑफ फ्यूजन की। हीट ऑफ फ्यूजन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट।
एग्जाम्पल के लिए NaCl लेते हैं। NaCl 801 डिग्री सेल्सियस पे NaCl के क्रिस्टल्स पूरी तरह से मेल्ट हो जाते हैं और हीट ऑफ फ्यूजन की भी स्पेसिफिक वैल्यू 27.95 किलो जूल पर मोल है। एमॉर्फस सॉलिड्स में पार्टिकल्स जो हैं वो उनकी सराउंडिंग हमेशा सेम नहीं है। किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल के आसपास कम पार्टिकल्स हैं, कम इंटरेक्शंस है, किसी और पार्टिकल के आसपास ज़्यादा पार्टिकल्स हो सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस हो सकते हैं। तो हमें अलग अलग थर्मल एनर्जी चाहिए इनको मेल्ट करने के लिए, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। इसलिए एमॉर्फस सॉलिड्स का एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ये मेल्ट करते हैं एक टेम्परेचर रेंज में, रादर हम एक वर्ड यूज़ करेंगे, ये सॉफन होते हैं एक टेम्परेचर रेंज में, और इस वजह से डिफरेंट शेप्स में हम इनको मोल्ड कर सकते हैं। आपने ग्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देखे हुए हैं। मेल्टिंग पॉइंट एमॉर्फस सॉलिड का अगर शार्प नहीं है, अलग अलग तरह के इंटरेक्शंस हैं, तो हीट ऑफ फ्यूजन्स भी जो है वो डिफाइंड नहीं है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं कर सकते। दूसरी जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हमें आज के लेक्चर में फोकस करना है वो है एनाइसोट्रोपी। आइसो मतलब सेम, ट्रोपी मतलब डायरेक्शन, एन मतलब नहीं होना। एनाइसोट्रोपी इज द प्रॉपर्टी इन विच डायरेक्शन के हिसाब से प्रॉपर्टी सेम नहीं है, अलग अलग है। एनाइसोट्रोपी में प्रॉपर्टीज डायरेक्शनल डिपेंडेंट है, अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। बिफोर वी गो फॉर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ एनाइसोट्रोपी, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक मूवी क्लिप देखते हैं। मूवी 2013 की मूवी वोल्वरीन। सेंट्रल कैरेक्टर है वोल्वरीन लोगन, एक बहुत ही पावरफुल म्यूटेंट है ये, और इस सीन में ये एक एक्स से एक ट्री को कट कर रहे हैं। नेक्स्ट एक और मूवी सीक्वेंस देखते हैं। ये मूवी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन है और इसमें टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका में स्टीव रॉजर्स में कोई डिस्कशन हो रहा है। Isn't that the mission? Isn't that the why we fight? So we can end the fight, so we get to go home? Home? Go home? If we look in this clip, तो यहाँ पर किसी बात से नाराज हो गए कैप्टन अमेरिका और उन्होंने कुछ ऐसा किया। Go home? Now the question is, which is stronger सुपर हीरो, कैप्टन अमेरिका और वुल्वरीन? मूवी क्लिप्स देख करके लगेगा कि कैप्टन अमेरिका जो है वो अपने हाथों से ही तोड़ दे रहे हैं, वुल्वरीन कई बार स्ट्राइक करने के बाद भी पेड़ को कट नहीं कर पाए। लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से ये कंप्लीट जानकारी नहीं है। इन सुपर हीरोज़ की स्ट्रेंथ यहाँ पर डिसाइडिंग क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पर डिसाइडिंग क्राइटेरिया है वुड की स्ट्रेंथ। लकड़ी को वर्टिकली उसकी ग्रोथ के अराउंड तोड़ना आसान रहता है, लकड़ी के ग्रेन्स बनते जाते हैं जब हम ग्रो करता है, और अगर उसके बीच में कोई स्प्लिट हो, कोई खांचा हो, तो उसमें कोई पावरफुल ह्यूमन बीइंग, पावरफुल इंसान उसमें अपने हाथ को फंसा करके इवन हाथों से उसको आसानी से तोड़ सकता है। वर्टिकली तोड़ना आसान है, हॉरिजॉन्टली तोड़ना मुश्किल है, और यही चीज़ एनाइसोट्रोपी है। लकड़ी की मैकेनिकल स्ट्रेंथ वर्टिकली कम होती है और हॉरिजॉन्टली ज़्यादा होती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ वुड इज़ एनाइसोट्रोपिक। ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती है कि लकड़ी का टुकड़ा, वुड पीस, किस डायरेक्शन में ज़्यादा मजबूत है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रोपिक होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रोपिक होते हैं। एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। बिफोर वी अंडरस्टैंड दिस डायग्राम, हम फिर से एक क्लिप देखते हैं। कैरम का गेम है। कैरम के गेम में जो है वो कॉइन्स जो हैं वो प्रॉपरली अरेंज हैं, और स्ट्राइकर जो है वो प्लेयर जो है वो स्ट्राइक करने वाला है, इसको ब्रेक करने वाला है।
अगर आप देखें तो अरेंजमेंट बड़ा सिंपल सा है, क्वीन बीच में रखते हैं और वाइट कॉइन के अराउंड एक सर्कल बनाते हैं, दूसरे वाइट कॉइन के अराउंड सर्कल बनाते हैं। अगर हम इस लाइन के अलाउंग देखें तो यहाँ पर एक वाइट कॉइन, ब्लैक कॉइन, क्वीन, दो वाइट कॉइन और दो वाइट कॉइन्स जो हैं वो कॉर्नर्स के टुवर्ड्स हैं। अब अगर प्लेयर स्ट्राइक करता है इस लाइन के अलाउंग तो ही इज हैविंग मोर चांसेस टू पॉकेट द वाइट कॉइन्स। अगर प्लेयर किसी और डायरेक्शन में स्ट्राइक करे तो वाइट कॉइन्स के होल्स में पॉकेट होने के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं रहेंगे। ये जो ब्रेक करना है ये एनाइसोट्रोपिक है, डायरेक्शनल है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी पीसेस ऑर्डरली अरेंज हैं, जैसे कैरम में कॉइन्स अरेंज हैं वैसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स ऑर्डरली अरेंज हैं, ब्लू एंड रेड एटम्स। अगर हम लाइन ए बी के अलोंग जाएं तो हमें जो है वो रेड पीसेस और ब्लू पीसेस के बीच में हम जाएंगे। लेकिन अगर हम लाइन सी डी के अलोंग जाएं तो हमें अल्टरनेट रेड और ब्लू एटम्स मिलेंगे। तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी जो है वो अलोंग सी डी डिफरेंट हो जाएगी और अलोंग ए बी डिफरेंट हो जाएगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक होते हैं क्योंकि पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डायरेक्शनल हो जाएंगी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़, वी हैव डबल रिफ्रैक्शन, वी हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। ग्रेफाइट हमें मालूम है, ग्रेफाइट में हेक्सागोनल शीट्स होती हैं और उन हेक्सागोनल शीट्स के बीच में जो है वन डबल इंटरेक्शंस होते हैं। अगर हम ग्रेफाइट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो हेक्सागोनल ग्रेफेन शीट्स के अलावा ग्रेफाइट की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मल्टी टाइम्स ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू परपेंडिकुलरली इन शीट्स के अक्रॉस। न्यूमेरिक वैल्यूज़ हेक्सागोनल शीट्स के अराउंड 10⁵ के ऑर्डर की है, जबकि परपेंडिकुलर प्लेन में यही वैल्यू 10⁻² के ऑर्डर की है। रफली 1000 गुना ज़्यादा स्पेसिफिक कंडक्टेंस रहेगा, कंडक्टिविटी रहेगी ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एनाइसोट्रोपिक है। अमॉर्फस सॉलिड्स में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रैंडम है, तो अगर हम किसी भी डायरेक्शन में देखें तो हमारे पास अल्टरनेट पार्टिकल्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे। कभी रैंडमली पार्टिकल मिलेगा, कभी पिंक पार्टिकल मिला, कभी ग्रीन पार्टिकल मिला, और इसीलिए मैंने दोनों लाइंस में इस फिगर में ए को ही चूज़ किया। दोनों लाइंस में कोई प्रॉपर्टी का डिफरेंस नहीं आएगा। सॉलिड्स जो हैं वो आइसोट्रोपिक हैं क्योंकि पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि गैस और लिक्विड स्टेट में, यहाँ पर लिक्विड स्टेट है ऊपर और नीचे गैसियस स्टेट पे पार्टिकल्स हैं। लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में भी पार्टिकल्स का रैंडम अरेंजमेंट है। और जब पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज हैं तो इन दैट सिचुएशन ये भी प्रॉपर्टीज़ आइसोट्रोपिक ही शो करेंगे। एक और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को स्पेसिफिक प्लेन में शार्प कट कर सकते हैं। अगर हम उन प्लेन्स के अलावा कट करें तो शार्प कट होगा, अगर हम उन प्लेन्स के अलावा किसी और प्लेन में कट करें तो हम शार्प कट नहीं कर सकते। अमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं वो शार्प क्लीवेज नहीं देते हैं, रफ सरफेस देते हैं जब उनको हम ब्रेक करते हैं। नाउ विल समराइज ऑल द प्रॉपर्टीज़। लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होता है, अमॉर्फस सॉलिड्स में नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प होता है, अमॉर्फस सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, ये टेम्परेचर रेंज में मेल्ट कर। हीट ऑफ फ्यूज़न क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं उनके लिए स्पेसिफिक वैल्यू हीट ऑफ फ्यूज़न की होती है। अमॉर्फस सॉलिड्स की हीट ऑफ फ्यूज़न की वैल्यू डेफिनेट नहीं है, डिफाइन नहीं की। डायरेक्शन प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक होंगे और अमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रोपिक होंगे लाइक लिक्विड्स एंड गैसेस। क्लीवेज प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स स्पेसिफिक प्लेन में शार्प स्मूथ सर्फेसेस देंगे, अमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं वो इरेगुलर सर्फेसेस देंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड मोस्ट ऑफ द मेटेलिक सॉलिड्स आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। डायमंड, NaCl, रॉक साल्ट, आइस, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल है। अमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल्स हमने पहले ही बात की थी, ग्लास, रबर, प्लास्टिक,
यहाँ पर दो बातें याद रखने वाली में हैं। प्लास्टिक स्पेसिफिक स्ट्रेन की कंडीशन में क्रिस्टलाइन बिहेवियर शो कर सकता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कुछ कंडीशंस में एमॉर्फस बिहेवियर शो करते हैं। आज के लिए हम इतनी ही बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे यूनिट सेल की किस तरह से अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का स्पेस में। वीडियोस में छोटे छोटे रखूँगा, आपको बहुत सारा यूज़ करना है डाटा, बड़ा सारा इंटरनेट का यूज़ होगा इस ड्यूरेशन में, लॉकडाउन के ड्यूरेशन में काफ़ी सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं, तो 15 से 20 मिनट के वीडियोस होंगे और हम जो है वो कई सारे वीडियोस के थ्रू सिंपली हल्के छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू मज़े में चीज़ पढ़ेंगे, आराम से इस चीज़ को क्लियर करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।